हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का आपका जो चैप्टर 1 है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो या फिर आपकी बोर्ड परीक्षा है, क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से ज़्यादातर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाना है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर्स नहीं देखेंगे बल्कि उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे कभी ये क्वेश्चन अगर बदल कर आता है, एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तब भी आप इसके आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके क्वेश्चन और उनके आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि m का लिए यहाँ पर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे कि हमेशा हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक सम पूर्णांक मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सी वाला 2m। ऐसा क्यों, वो आपको बता देता हूँ। देखिए 2m में आप कोई भी मान m का रखकर देखिए, यहाँ पर हमेशा आपको सम संख्या ही मिलेगी। जैसे कि आप m का मान यहाँ पर 1 रखते हैं, तब भी देखिए यहाँ पर आपको एक सम संख्या मिलेगी, और यदि आप 3 रखकर देखिए तब भी आपको यहाँ पर एक सम संख्या मिलेगी। और अगर आप सम संख्या भी रखते हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 गुणा 4, तब भी यहाँ पर आपको एक सम संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो सी ऑप्शन है, इसके अनुसार अगर आप m का कुछ भी मान रखते हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा एक सम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इस तरह के सवालों को आपको ऐसे करना होता है। इसके बाद अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो हमें बताना है ऐसी कौन सी कंडीशन है q के लिए जहाँ पर हमेशा हमको जो मान मिलेगा वो विषम पूर्णांक के रूप में ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप डी वाला ऑप्शन देखते हैं 2q + 1, तो यहाँ पर आप q का कोई भी मान रख लीजिए, आपको हमेशा एक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो चलिए रख कर देखते हैं। देखिए 2q + 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हम जैसे पहले 1 रख कर देखते हैं, एक विषम संख्या रख कर देखते हैं। तो 1 + 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 2 आ जाएगा गुणा करने पर, और +1 करेंगे आप तो 3 आपको मिलेगा। तो एक हमको विषम संख्या मिली है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम देखिए एक सम संख्या रखकर देखते हैं। तो 2q + 1 था, तो यहाँ पर हम एक सम संख्या 2 रखते हैं। इसके बाद 1, तो 2 गुणा 2 यानी 4 + 1, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। तब भी देखिए आपको विषम मिला है। तो आप चाहे सम संख्या रखिए या विषम, हमेशा आपको एक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी वाला। इस तरह से आपको निकालना है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर थर्ड है, n² - 1 आपको बताना है 8 से विभाजित होगा यदि n। तो n का यहाँ पर क्या मान रखें हम, जिससे कि ये हमेशा 8 से जो है विभाजित होना चाहिए। तो n का मान एक सम पूर्णांक होगा, या फिर एक प्राकृतिक संख्या होगी कोई भी, या फिर एक विषम पूर्णांक हो सकता है, या फिर एक सम पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक विषम पूर्णांक। देखिए विषम पूर्णांक इसलिए क्योंकि आपके दिया गया है n² - 1, आपको हमेशा इसे 8 से डिवाइडेबल बनाना है। तो अगर आप, मैं कहूँ यहाँ पर आप एक सम संख्या रखिए, जैसे कि 4 हम रखते हैं, स्क्वायर - 1, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 16 माइनस का 1, तो हो गया 15। 15 8 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक विषम संख्या रखता हूँ कोई, जैसे कि 5 रखता हूँ, तो देखिए 5 का स्क्वायर - 1, तो 25 - 1 क्या पर मिलेगा आपको, 24 मिलेगा यहाँ पर। तो 8 3 24, यहाँ पर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमेशा एक विषम पूर्णांक के लिए आप, इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी विषम मान रखेंगे 8 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न क्रमांक 4। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की आपको महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहेंगी, और जो भी मैथ के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो आपके क्लियर रहेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आपको तैयारी जो है मैथ की इसी तरह से करना है, प्रैक्टिस करना है रेगुलर,
और आपको जो है कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तो आगे जाकर क्वेश्चन अगर घुमा फिरा कर आता है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आपके ज्यादा आना है, तो आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, उनकी तैयारी अच्छे से करना है। वहां पर कोई भी संख्या अगर बदल कर दी जाती है तो आप उसे सोल्व कर पाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर आपको बताना है 65 और 117 आपको दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना इसका जो एचसीएफ होगा उसे आप किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर 65m माइनस 117 दे रखा है, तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा जिससे कि आप उसे इस तरह से लिख सकें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। 65 और 117 का जो है यहाँ पर आपको एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी विधि नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो उस पर बना चुका हूँ। चैप्टर 1 के लिए मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से या किसी विधि से आप एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो आपको मिलेगा 13। तो यहाँ पर आप 13 को किस तरह से लिख सकते हैं, इस यहाँ पर m का मान आप क्या रखें जिससे कि आपको 13 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 2 रख देते हैं तो 65 m यहाँ पर दे रखा है, माइनस का 117 लिखा है। अगर आप यहाँ पर m का मान 2 रख देते हैं और यहाँ पर फिर इसे सोल्व करते हैं आप आगे, तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 130 आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस 117। अगर आप इसे आगे सोल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 13 मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर 13 को हमने किस तरह से लिख दिया है, इस तरह से लिख दिया है। तो m का मान हम कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका बी वाला। इस तरह आपको सोल्व करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 5th वाला जो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं निम्न है। तो 5 और 8 शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या यानी बात हो रही है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की महत्तम समापवर्तक की, आपको पढ़कर ही समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या बताना है जिससे अगर हम विभाजित करते हैं 70 और 125 को तो हमेशा हमें 5 और 8 जो है शेषफल के रूप में मिलना चाहिए। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, क्रमशः लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो दी हुई संख्याएं जो हैं वो आपको इसमें से घटा देना है। यानी 70 में से आप घटा देंगे 5 और 125 में से आपको हटा देना है 8। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 65 और यहाँ पर आपको मिलेगा 117। तो देखिए पुराना वाला क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको और भी घुमा फिरा कर पूछा है। तो अभी इसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देना है या फिर महत्तम समापवर्तक। तो कितना आएगा, 13 आएगा। आपको पता है पिछले सवाल में हमने देखा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। इस तरह से आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ शेषफल है वो आपको सबसे पहले घटाना है, उसके बाद जो संख्या मिलेगी उनका आपको यहाँ पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप में लिखे हों, a बराबर एक्स क्यू वाई स्क्वायर एवं b बराबर एक्स वाई क्यू, जहां x एवं y अभाज्य संख्या है, तब HCF होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है इसका a और b का, और यहाँ पर बताया गया है कि x और y जो है वो अभाज्य गुणनखंड है। तो हम क्या करते हैं, जब भी HCF निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की हम छोटी से छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं, तो यहाँ पर हमें देखना है किस ए में या फिर बी में, दोनों में मिलाकर जहां पर अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात आई हुई है वहां हमको लेना है। जैसे कि x यहाँ पर देखिए कितनी बार आया है, 3 बार, x की पावर 3 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। तो हमको x लेना है एक ही बार, क्योंकि अधिक से या कम से कम हमको लेना है। तो कम से कम कितनी बार आया है, 1 बार। इसके बाद y कितनी बार आया है, यहाँ पर आया है, y की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम 2 लेंगे क्योंकि कम वाला हमको लेना है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देख लीजिए कौन सा रहेगा, आपका बी वाला रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां वाला, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक q p एवं q निम्न तरह व्यक्त किए जाएं, p बराबर ए बी स्क्वायर एवं q बराबर ए क्यू वी, जहां ए बी अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम आपको बताना है। तो पिछले सवाल में हमको एचसीएफ पूछा गया था, यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हम जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसकी अधिक से अधिक घात लेते हैं। अभी हमने क्या करा था, छोटी घात ली थी, अभी हमको बड़ी घात वाली लेना है। तो p और q में देखिए एक ही अधिकतम घात कहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हम एक ही पावर 3 वाली संख्या लेंगे। इसके बाद यहाँ पर b स्क्वायर है और यहाँ पर b है, सिंगल है, यहाँ पर
देखिए स्क्वायर में है, तो हम यहाँ पर लेंगे स्क्वायर वाला, तो ए क्यू वी स्क्वायर यहाँ पर इसका आंसर होगा, यानी कि सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब एलसीएम निकालते हैं तो हम अधिकतम घात लेते हैं, और एचसीएफ निकालते हैं तब हम कम से कम घात वाला जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो वहां पर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाजित होगी। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बताना है हमें जो 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 1 से भी होना चाहिए, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सभी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। तो छोटा सवाल है, इसलिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बिना किसी दिमाग लगाए आप डायरेक्ट इसका जो रहेगा आपको एलसीएम निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही छोटी से छोटी संख्या, तो आपको यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो बस यहाँ पर आप ज्ञात कर लेंगे, इस तरह से मैंने आपको निकालना बताया था पिछली वीडियो में। तो जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 3 बार, और 3 मिलेगा आपको 2 बार, इसके अलावा एक बार आपको मिलेगा 5 और एक बार आपको मिलेगा 7। तो यहाँ पर ये संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, और इन सभी का जब आप गुणा करते हैं तो आप 2 को गुणा कर लेते हैं तो आपको 8 मिलेगा, 3 को करते हैं 9, 5 और 7। अब इसे जब आप पूरा गुणा कर लेंगे तो आपको आंसर आएगा डी। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है ये जो सवाल है। यहाँ पर आप इसे खुद से करके देख सकते हैं, आपको बस जो है एलसीएम याद करना है। याद करना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 96 और 404 का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो 96 में भी भाग जाना चाहिए, उसका 404 में भी आना चाहिए। तो कुछ सवालों को आप बगैर सोल्व किए ही बता सकते हैं। देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप बगैर सोल्व किए ही बता सकते हैं। देखिए क्योंकि जो ऐसी संख्या आपको बताना है जो दोनों को डिवाइड कर सके, जैसे कि 120 है, तो 120 देखिए इसे डिवाइड नहीं कर सकती 96 को, क्योंकि वो 120 96 से बड़ी है। तो कुछ संख्याओं को आप ऐसे ही बाहर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 10 से कोई संख्या तभी डिवाइड होती है जब लास्ट में आपको शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों में लास्ट में शून्य नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद 3 को देखिए, 3 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, जबकि उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, देखिए 4 प्लस 0 प्लस यहाँ पर एक और बार 4 है, तो दोनों को तीनों को आप जोड़ते हैं कितना मिलेगा 8। 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। आप चाहे तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को आप बगैर सोल्व किए अपने दिमाग लगाकर सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 120 आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, क्योंकि 120 जो है वो 96 को डिवाइड नहीं कर सकता, वो उससे बड़ा है। तो आपको ऐसे सोल्व करना है। तो ये थे यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने देखे चैप्टर 1 के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं किसी भी रूप में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपसे खालिस्तान के रूप में पूछा जाए, वहां पर आपसे एचसीएफ या फिर एलसीएम पूछा जा सकता है, या दूसरी किसी स्थिति में पूछा जा सकता है। तो आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की आपको वीडियो मिल सके जिससे कि एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।